कहानी की शुरुआत चार्ल्स हेलर से होती है। वह एक बहुत ही सीधा सादा, शांत और अच्छा इंसान है। सारा काम के सिलसिले में विदेश जा रही होती है। चार्ल्स ऐसा पति नहीं है जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे या बेवजह शक करे। इसीलिए जब सारा उससे कहती है कि उसे काम की वजह से 3 दिन लंदन में रुकना पड़ेगा, तो चार्ल्स बिना ज्यादा सवाल किए उसकी बात मान लेता है। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा होता है और वह हमेशा हर बात को पॉजिटिव तरीके से सोचता है। लेकिन चार्ल्स जितना सीधा दिखता है उतना साधारण बिल्कुल नहीं है। असल में वह CIA के मेन हेडक्वार्टर में काम करता है। बाहर से देखने पर वह थोड़ा शांत और साधारण इंसान लगता है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है। वह ऐसी मुश्किल समस्याएं भी हल कर सकता है जिन्हें दूसरे लोग समझ भी नहीं पाते। इसी वजह से CIA में उसकी नौकरी क्रिप्टोग्राफर की है। उसका काम बेहद गुप्त जानकारी को ऐसे सुरक्षित रखना होता है कि उसे सिर्फ वही लोग पढ़ सकें जिन्हें उसकी अनुमति हो। यानी अगर कोई दुश्मन उस जानकारी तक पहुंच भी जाए तब भी वह उसे समझ नहीं सकता। एक दिन चार्ल्स हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त था। तभी गलती से उसके हाथ एक बेहद गुप्त फाइल लग जाती है। यह फाइल उसके एक बड़े अधिकारी मोरे से जुड़ी हुई थी। उस फाइल में CIA के कुछ बेहद सीक्रेट मिशन की जानकारी थी, जिनमें दुश्मन देशों पर होने वाले हवाई हमले और आत्मघाती मिशन जैसी बातें लिखी हुई थी। चार्ल्स समझ जाता है कि यह जानकारी बहुत सेंसिटिव है, इसलिए वह उसे आगे नहीं पढ़ता और अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ चाहे वह कितना भी बिजी क्यों ना हो, वह अपनी पत्नी सारा को फोन करना कभी नहीं भूलता। वह हर दिन उसे कॉल करके पूछता, तुमने खाना खाया, कैसी हो, अभी कहाँ हो, किसके साथ हो। चार्ल्स अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। उन दोनों के बीच बहुत प्यार था। अगले दिन जब चार्ल्स ऑफिस पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके बड़े अधिकारी मोरे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखकर चार्ल्स थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद कल जो सीक्रेट फाइल उसने देख ली थी उसी के बारे में बात होने वाली है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मोरे बहुत दुखी होकर चार्ल्स को बताते हैं कि लंदन में एक आतंकी हमला हुआ है और उस हमले में उसकी पत्नी सारा की मौत हो गई है। यह खबर सुनते ही चार्ल्स की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिससे उसने कुछ घंटे पहले बात की थी वह अब इस दुनिया में नहीं रही। घर लौटने के बाद चार्ल्स पूरी तरह सदमे में चला जाता है। उसे हर समय सिर्फ सारा की याद आती रहती है। वह बार बार यही सोचता रहता है कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। अगले दिन वह फिर से मोरे के पास जाता है। वह जानना चाहता था कि इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है। सबसे ज्यादा वह उन लोगों के चेहरे देखना चाहता था जिन्होंने उसकी पत्नी की जान ली थी, लेकिन मोरे उसे बताते हैं कि अभी तक जांच में कोई खास जानकारी नहीं मिली है। वह चार्ल्स से कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखो और यह मामला अधिकारियों पर छोड़ दो। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन चार्ल्स को कोई नई जानकारी नहीं मिलती। अब वह खुद इस मामले की सच्चाई पता लगाने का फैसला करता है। CIA में काम करने की वजह से उसे ऑफिस के कई सिस्टम इस्तेमाल करने की अनुमति थी। वह उसी का फायदा उठाता है और खुद जांच शुरू कर देता है। कुछ देर की मेहनत के बाद वह हमले वाली जगह का CCTV फुटेज निकाल लेता है। फुटेज देखने के बाद उसे पहली बार पता चलता है कि इस हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि चारों आतंकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर घुसते हैं। उसी हॉल में सारा भी मौजूद थी। वह वहां एक पत्रकार के तौर पर अपना काम कर रही थी। हॉल में बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन आतंकवादियों ने अचानक सारा को बंधक बना लिया। फिर उन्होंने पुलिस को डराने और चेतावनी देने के लिए सबके सामने सारा को गोली मार दी। यह सब अपनी आंखों से देखकर चार्ल्स के अंदर बदले की आग और भी तेज हो जाती है। अब वह इन चारों आतंकवादियों की पहचान पता करने में जुट जाता है। वह AI, लोकेशन ट्रैकिंग और वॉइस मैचिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है। काफी मेहनत के बाद वह 3 आतंकवादियों के नाम और चेहरे पता करने में सफल हो जाता है, लेकिन चौथे आतंकवादी की पहचान अभी भी नहीं हो पाती, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी पहन रखी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि सारा को गोली मारने वाला वही आदमी था और सभी सबूत यही दिखा रहे थे कि वही इस पूरे आतंकवादी ग्रुप का असली लीडर भी था। चार्ल्स तुरंत मोरे और उनके डिप्टी से मिलने जाता है। वह दोनों को बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि ये चारों आतंकवादी अपने मन से काम नहीं कर रहे थे। असल में कोई बड़ा संगठन या शायद कोई दूसरा देश इन्हें पैसे देकर यह हमला करवा रहा था। यानी ये चारों सिर्फ मोहरे थे। सारा की मौत सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं थी, बल्कि किसी बड़े खेल का हिस्सा थी। चार्ल्स की बात सुनकर मोरे और उनके डिप्टी बिल्कुल भी हैरान नहीं होते, क्योंकि सच तो यह था कि उन्हें पहले से ही इन चारों आतंकवादियों के बारे में सब कुछ पता था। वे जानते थे कि सारा की मौत के पीछे कौन लोग थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना था कि यह हमला अमेरिका के बाहर हुआ था। अगर वे इस मामले में सीधे दखल देते तो दूसरे देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब हो सकते थे। इसी वजह से उन्होंने इस मामले को दबाकर रखना ही बेहतर समझा। यह बात सुनकर चार्ल्स का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे उम्मीद थी
थी कि CIA उसकी मदद करेगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने की बजाय मोरे उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देते हैं। उनका मानना था कि चार्ल्स अपनी पत्नी की मौत की वजह से मानसिक सदमे में है, लेकिन इससे चार्ल्स को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता, बल्कि अब उसका दिमाग और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वह दूसरों के भरोसे बैठा रहा तो सारा के हत्यारों को कभी सजा नहीं मिलेगी, इसलिए वह खुद कुछ बड़ा करने का फैसला करता है। चार्ल्स एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। वह उसी CIA हेडक्वार्टर से गुप्त जानकारी चुराने का फैसला करता है जहां वह खुद काम करता था। यह काम पूरी तरह गैर कानूनी था, लेकिन अब उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ अपनी पत्नी के हथियारों तक पहुंचना था। कुछ समय बाद वह CIA के सीक्रेट सिस्टम से कई गुप्त फाइलें निकाल लेता है। इन फाइलों में वही सीक्रेट मिशन शामिल थे जिनके बारे में उसने कुछ दिन पहले गलती से देखा था। इनमें हवाई हमलों, आत्मघाती मिशन और कई दूसरी गुप्त गतिविधियों की जानकारी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन मिशनों को मंजूरी देने वाले लोगों में मोरे और उनके डिप्टी के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। सारी गुप्त फाइलों का प्रिंट निकालने के बाद चार्ल्स सीधे मोरे के ऑफिस पहुंच जाता है। वह सारी फाइलें उनके सामने रख देता है। जैसे ही मोरे और उनके डिप्टी उन कागजों को देखते हैं, दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि चार्ल्स अब उनके बहुत बड़े राज जान चुका है। गुस्से में मोरे तुरंत चार्ल्स को धमकी देते हैं। वह कहते हैं कि उसने CIA की गुप्त जानकारी चुराई है, इसलिए उसे तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इस बार चार्ल्स बिल्कुल भी नहीं डरता। वह आराम से मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया या मेरे साथ कुछ भी किया तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वह उन्हें अपना पूरा प्लान बताता है। चार्ल्स कहता है कि उसने पहले से ही एक ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार कर रखा है। अगर हर 5 घंटे में वह खुद एक खास सीक्रेट कोड नहीं डालता तो यह सिस्टम अपने आप उन सभी गुप्त फाइलों को कई बड़े मीडिया हाउस और मशहूर पत्रकारों के पास भेज देगा। उस सीक्रेट कोड के बारे में सिर्फ चार्ल्स ही जानता था, यानी अगर उसे जेल भेजा गया या उसकी हत्या कर दी गई तो सारी सीक्रेट जानकारी पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। ये सुनते ही मोरे और उनके डिप्टी पूरी तरह चुप हो जाते हैं। अब वे चार्ल्स को न गिरफ्तार कर सकते थे और न ही उसे नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि ऐसा करते ही उनकी सारी गुप्त गतिविधियां दुनिया के सामने आ जाती और उनके पूरे करियर का अंत हो जाता। अब मोरे पूछते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? चार्ल्स बिना एक पल सोचे जवाब देता है, मैं उन 4 आतंकवादियों को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी पत्नी की जान ली। लेकिन चार्ल्स जानता था कि वह कोई ट्रेंड एजेंट नहीं है। अगर वह अभी उनके पीछे जाएगा तो शायद खुद ही मारा जाएगा। इसीलिए उसकी सिर्फ एक ही मांग थी। वह CIA की पूरी एजेंट ट्रेनिंग लेना चाहता था। उसे बंदूक चलाना सीखना था, अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल सीखना था। चार्ल्स चाहता था कि जब वह अपनी पत्नी के हत्यारों के सामने पहुंचे तो उन्हें अपने हाथों से खत्म कर सके। चार्ल्स के ऑफिस से निकलते ही मोरे और उनके डिप्टी चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि चार्ल्स सच बोल रहा है या सिर्फ झांसा दे रहा है, लेकिन वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अगर वह सिस्टम सच में मौजूद हुआ तो उनकी सारी गुप्त फाइलें लीक हो जाती और उनकी कई सालों की नौकरी एक पल में खत्म हो जाती। इसीलिए दोनों ने फिलहाल चार्ल्स की बात मानने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि जब तक उन्हें उस सिस्टम की सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक चार्ल्स को CIA एजेंट की ट्रेनिंग लेने की अनुमति दे दी जाए। आखिरकार चार्ल्स उस CIA ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाता है जहां नए एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ऊपर से आदेश मिलने के बाद उसकी मुलाकात एक अनुभवी ट्रेनर से करवाई जाती है। आगे हम उसे मेंटोर कहेंगे। अब से चार्ल्स की पूरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उसी मेंटोर की थी। बिना समय बर्बाद किए चार्ल्स की पहली ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे बंदूक चलाना सिखाया जाता है, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहता है। वह एक भी गोली सही निशाने पर नहीं लगा पाता। मेंटोर उसे और करीब जाकर निशाना लगाने के लिए कहता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी नजदीक से भी चार्ल्स निशाना चूक जाता है। यह देखकर मेंटोर सिर्फ अपना सिर हिलाने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि चार्ल्स शूटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि जहां शूटिंग में चार्ल्स पूरी तरह फेल हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी एक अलग ही ताकत सामने आती है। उसे अपने आसपास रखी आम चीजों का इस्तेमाल करके विस्फोटक बनाना बहुत अच्छे से आता था। इसके अलावा उसे नकली पासपोर्ट, ID कार्ड, वीजा और दूसरी नकली पहचान बनाना भी सिखाया जाता है। इन सब चीजों को सीखने में चार्ल्स काफी तेज साबित होता है। एक रात चार्ल्स अपने हॉस्टल के कमरे में आराम कर रहा था, तभी मेंटोर उसके कमरे में आता है। वह चार्ल्स से कहता है कि पिछले कुछ दिनों की ट्रेनिंग देखकर उसे एक बात पूरी तरह समझ आ गई है। चार्ल्स कभी भी एक किलर नहीं बन सकता। उसमें किसी इंसान की जान लेने की हिम्मत ही नहीं है। मेंटोर साफ कहता है, तुम इस ट्रेनिंग के लिए बने ही नहीं हो। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन किसी को मार नहीं पाओगे। अपनी बात साबित करने के लिए मेंटोर चार्ल्स को एक पिस्तौल देता है। फिर वह खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर सच में बदला लेना चाहते हो तो मुझे गोली मारकर दिखाओ। चार्ल्स पिस्तौल पकड़ तो लेता है, लेकिन ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कुछ सेकंड बाद वह पिस्तौल नीचे कर देता है। हालांकि चार्ल्स को यह नहीं पता था कि उस पिस्तौल में एक भी गोली नहीं थी। मेंटोर सिर्फ उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था। उधर दूसरी तरफ मोरे अभी भी चार्ल्स पर नजर रखे हुए था। उसे
उसे चार्ल्स की दी हुई धमकी पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उसने एक स्पेशल टीम बनाई और उन्हें चार्ल्स की पूरी जांच करने का आदेश दिया। टीम ने चार्ल्स के घर का हर कोना खंगाल डाला, उसका ऑफिस चेक किया, यहाँ तक कि उस कैफे की भी तलाशी ली जहाँ वह रोज कॉफी पीने जाया करता था। उनका मकसद सिर्फ एक था, ये पता लगाना कि क्या चार्ल्स ने सच में कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जो सीक्रेट फाइलें अपने आप मीडिया तक भेज सकता है। लेकिन चार्ल्स कोई साधारण इंसान नहीं था, उसका IQ 170 से भी ज्यादा था। वह अपने हर सबूत और हर सुराग को इतनी सफाई से छिपाता था कि किसी के लिए भी उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से मोरे अपनी टीम से बार बार कहता है कि जांच में कोई भी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं, एक तरफ चार्ल्स अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा था और दूसरी तरफ स्पेशल टीम अपनी जांच। आखिरकार टीम अपनी रिपोर्ट मोरे को सौंप देती है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि चार्ल्स ने सच में कोई ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है। उनके हिसाब से चार्ल्स सिर्फ झांसा दे रहा था, यानी उसकी सारी धमकी सिर्फ डराने के लिए थी। यह रिपोर्ट पढ़ते ही मोरे राहत की सांस लेता है। अब उसे लगता है कि चार्ल्स की कोई जरूरत नहीं बची। वह तुरंत मेंटोर को फोन करता है और सिर्फ एक आदेश देता है, चार्ल्स को खत्म कर दो। लेकिन मोरे और उसके लोगों को एक बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। चार्ल्स शुरू से ही उनकी हर बात सुन रहा था। उसने पहले ही एक बहुत छोटी लिसनिंग डिवाइस तैयार कर ली थी। दिखने में वह बिल्कुल एक साधारण पेपर क्लिप जैसी लगती थी, लेकिन उसी के जरिए चार्ल्स उनकी सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उसे पता चलता है कि अब उसकी हत्या होने वाली है, वह बिना एक सेकंड गंवाए वहां से भाग निकलता है। ट्रेनिंग कैंप छोड़ने के बाद चार्ल्स अपनी पहले से तैयार की हुई नकली पहचान का इस्तेमाल करता है। इनकी मदद से वह आसानी से लंदन पहुंच जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी पत्नी के हथियारों को ढूंढना और उनसे अपने हाथों बदला लेना। लंदन पहुंचकर चार्ल्स जानबूझकर एक ऐसे होटल में रुकता है जो सीधे उस रेस्टोरेंट के सामने था जहां आतंकवादियों में से एक अक्सर आया करती थी। चार्ल्स का पहला निशाना एक महिला थी जिसका नाम बारबरा था, लेकिन वह सीधे हमला करने की जल्दबाजी नहीं करता। पहले वह अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करता है, यानी हैकिंग। अपने शानदार दिमाग और कंप्यूटर की मदद से वह दूर बैठे बैठे ही बारबरा का मोबाइल फोन हैक कर देता है। फोन से मिली जानकारी के आधार पर वह उस अपार्टमेंट का पता भी लगा लेता है जहां बारबरा रहती थी। अब चार्ल्स अपने बदले की पहली चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार था। बारबरा जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, चार्ल्स तुरंत उसके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी दरवाजे का लॉक। वह जल्दी से अपने फोन पर ताला खोलने का एक ट्यूटोरियल वीडियो देखता है। कुछ ही मिनटों में वह वीडियो देखकर ताला खोलना सीख लेता है। फिर उसी तरीके का इस्तेमाल करके वह आसानी से अपार्टमेंट का दरवाजा खोल देता है। अंदर पहुंचते ही चार्ल्स ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता। वह पूरे घर की जल्दी जल्दी तलाशी लेने लगता है। उसे एक कैलेंडर मिलता है जिसमें बारबरा का पूरा शेड्यूल लिखा हुआ था। चार्ल्स तुरंत उसकी तस्वीरें अपने फोन में खींच लेता है। तलाशी के दौरान उसे एक दराज में रखी हुई पिस्तौल भी मिलती है। वह उसे भी अपने साथ रख लेता है। इसी बीच बारबरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस घर आ जाती है। चार्ल्स के पास उसे गोली मारने का अच्छा मौका था, लेकिन वह ट्रिगर नहीं दबा पाता। यहीं से साफ हो जाता है कि चार्ल्स के अंदर अभी भी किसी की जान लेने की हिम्मत नहीं है। वह चुपचाप वहां से निकल जाता है और वापस अपने होटल पहुंच जाता है। होटल पहुंचने के बाद चार्ल्स पूरी रात बेचैन रहता है। एक तरफ वह अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था और दूसरी तरफ वह किसी को अपने हाथों से मार भी नहीं पा रहा था। यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वह फिर से बारबरा के शेड्यूल को ध्यान से देखता है। तभी उसे एक बहुत जरूरी बात पता चलती है। बारबरा को फूलों के परागकण यानी पॉलन ग्रेन से बहुत तेज एलर्जी थी। यह जानकारी मिलते ही अगली सुबह चार्ल्स शहर की एक फूलों की दुकान पर जाता है। वह वहां से बड़ी मात्रा में फूल और उनके परागकण खरीद लेता है। इसके बाद वह पता लगाता है कि बारबरा इलाज के लिए किस क्लिनिक में जाती है। उसे पता चलता है कि बारबरा अक्सर अपने फेफड़ों और सांस की जांच कराने उसी क्लिनिक में आती है। उस टेस्ट के दौरान मरीज को एक कांच के बंद केबिन के अंदर बैठना पड़ता था। चार्ल्स पहले से ही अपनी पूरी योजना बना चुका था। जैसे ही बारबरा टेस्ट के लिए केबिन के अंदर जाती है, अचानक क्लिनिक का कंप्यूटर बंद हो जाता है। असल में ये सब चार्ल्स की हैकिंग का कमाल था। कंप्यूटर बंद होने की वजह से डॉक्टर कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। बस यही मौका देखकर चार्ल्स अंदर घुस जाता है। वह पहले केबिन का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है ताकि बारबरा बाहर न निकल सके। फिर वह केबिन के अंदर फूलों के परागकण छोड़ना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में बारबरा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अब चार्ल्स उससे सवाल पूछता है। वह जानना चाहता था कि वह चौथा आतंकवादी कौन था जिसने उसकी पत्नी सारा को गोली मारी थी। बारबरा घबरा जाती है। वह बार बार अपनी जान की भीख मांगने लगती है। चार्ल्स का दिल अभी भी पूरी तरह पत्थर नहीं बना था, इसलिए आखिरकार वह केबिन का लॉक खोल देता है। बारबरा किसी तरह बाहर निकल जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भागते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है और उसी हादसे में उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर चार्ल्स पूरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत वहां से भाग निकलता है। बारबरा की मौत के बाद चार्ल्स का अगला निशाना दूसरा आतंकवादी था। उसकी तलाश में वह सीधे फ्रांस पहुंच जाता है, लेकिन बारबरा की मौत का दृश्य उसके दिमाग से
से निकल ही नहीं रहा था। उसे बार बार वही पल याद आ रहे थे। वह खुद को दोषी महसूस करने लगा था। अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए वह एक नाइट क्लब चला जाता है। वह कोशिश करता है कि कुछ देर के लिए अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा सके, लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसे देखकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसका वही मेंटोर था जिसने उसे CIA ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ सिखाया था। मेंटोर चार्ल्स के पास आता है। ऐसा लग रहा था कि वह उसे पकड़ने नहीं बल्कि उसकी चिंता करने आया है। उसे डर था कि बदले की इस राह पर चलते चलते चार्ल्स मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाएगा, लेकिन चार्ल्स को लगता है कि मेंटोर उसे रोकने आया है, इसलिए वह तुरंत अपनी जेब से एक रिमोट ट्रिगर डिवाइस निकालता है। चार्ल्स इसी मौके का फायदा उठाता है और वहां से निकल जाता है। अब उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सके, इसीलिए वह तुरंत अपने पुराने ऑनलाइन दोस्त से संपर्क करता है। वह दोस्त भी एक बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर था। वह इस समय तुर्की में रह रहा था। ज्यादा देर सोचने की बजाय चार्ल्स तुरंत तुर्की के लिए निकल जाता है। आखिरकार उसकी मुलाकात अपनी ऑनलाइन दोस्त यूलिया से होती है। पिछले 5 सालों से दोनों सिर्फ इंटरनेट पर बात कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार वे आमने सामने मिले थे। चार्ल्स और यूलिया दोनों ही अपने काम में बेहद होशियार क्रिप्टोग्राफर थे और अब पहली बार दोनों एक साथ मिलकर चार्ल्स के बदले के मिशन में आगे बढ़ने वाले थे। अब चार्ल्स अपनी ऑनलाइन दोस्त यूलिया से मदद मांगता है। वह चाहता था कि किसी भी तरह दूसरा आतंकवादी मिल जाए जिसने उसकी पत्नी की मौत में साथ दिया था। यूलिया भी चार्ल्स की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर इंटरनेट, सोशल मीडिया और कई दूसरी वेबसाइट्स पर जानकारी तलाशना शुरू करते हैं। उनका अगला निशाना था मिस्का। यूलिया उसकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने लगती है। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिस्का को अलग अलग देशों में घूमना बहुत पसंद था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्टिव उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसे अपनी हर छोटी बड़ी बात इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की आदत थी। यूलिया इसी आदत का फायदा उठाती है। वह उसकी पोस्ट, फोटो और लोकेशन को ध्यान से चेक करती है। कुछ ही देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि इस समय मिस्का मैड्रिड स्पेन में मौजूद है। बस फिर क्या था, चार्ल्स और यूलिया तुरंत स्पेन के लिए निकल जाते हैं। स्पेन पहुंचकर दोनों उस होटल पर नजर रखना शुरू कर देते हैं जहां मिस्का अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ आता था। चार्ल्स होटल के CCTV कैमरे हैक कर लेता है। अब वह बिना होटल के अंदर जाए हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। इसी दौरान उसे एक दिलचस्प बात पता चलती है। मिस्का को एक खास कांच के स्विमिंग पूल में तैरना बहुत पसंद था। यह कोई साधारण पूल नहीं था। यह 2 इमारतों के बीच बना हुआ था और पूरा पूल कांच का था। इसे देखकर चार्ल्स के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वह सबसे पहले यह समझने की कोशिश करता है कि इतना बड़ा कांच 150 टन पानी का वजन कैसे संभाल रहा है। काफी रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि उस कांच की 3 परतें थीं। उन परतों के बीच हवा की एक खास जगह छोड़ी गई थी जिससे कांच और भी ज्यादा मजबूत बन जाता था। यहीं से चार्ल्स को अपनी योजना का आइडिया मिल जाता है। वह चुपके से एक स्कूबा डाइविंग रेगुलेटर चुरा लेता है। फिर वह होटल के इंजन रूम में जाकर उसे इस तरह फिट कर देता है कि कांच की परतों के बीच हवा का दबाव कम होने लगे। सारी तैयारी पूरी करने के बाद चार्ल्स सीधे उस कांच वाले पुल के पास पहुंचता है। उस समय मिस्का आराम से तैर रहा था। चार्ल्स उसके सामने आता है और पहले की तरह उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने मेरी पत्नी सारा को गोली मारी थी। लेकिन मिस्का भी बारबरा की तरह कुछ भी बताने से मना कर देता है। वह चुप रहता है। इसके बाद चार्ल्स अपनी योजना को पूरा कर देता है। कुछ ही देर में मिस्का की मौत हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी चार्ल्स को चैन नहीं मिलता, क्योंकि इस बार उसके पीछे सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि मोरे के भेजे हुए कई CIA एजेंट भी पड़ चुके थे। उन एजेंटों के साथ उसका पुराना मेंटोर भी मौजूद था। चार्ल्स तुरंत वहां से भागता है और सीधे इंजन रूम की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे लगता है कि अब सभी एजेंट उसका पीछा करेंगे, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली घटना होती है। मेंटोर चार्ल्स का पीछा करने की बजाय मोरे के भेजे हुए एक एजेंट से ही लड़ने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान मेंटोर के पेट में गंभीर चोट भी लगती है, लेकिन इसके बावजूद वह उस एजेंट को हरा देता है। चार्ल्स समझ जाता है कि मेंटोर ने जानबूझकर उसकी मदद की है। उसके पास रुकने का समय नहीं था, इसलिए वह सिर्फ इशारे से उसका धन्यवाद करता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ मोरे और उसकी टीम होटल के CCTV फुटेज लाइव देख रहे थे। वीडियो देखते देखते उनकी नजर चार्ल्स के कान में लगे छोटे से ईयरपीस पर पड़ती है। तभी उन्हें शक होता है कि कोई व्यक्ति दूर बैठकर चार्ल्स की मदद कर रहा है। अब उनकी जांच की दिशा बदल जाती है। वे चार्ल्स के बजाय उसके साथी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में वे चार्ल्स और यूलिया के बीच भेजे गए मैसेज भी हासिल कर लेते हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि यूलिया भी इस मिशन का हिस्सा है। इसके बाद मोरे तुरंत अपनी हिट टीम को आदेश देता है। उन्हें तुर्की भेजा जाता है ताकि चार्ल्स और यूलिया दोनों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके।
रात का समय था। चार्ल्स और यूलिया दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। उसी समय हिट टीम चुपके से उनके घर के पास पहुंच जाती है। अलर्ट मिलते ही दोनों की नींद खुल जाती है। वे बिना समय गंवाए वहां से भाग निकलते हैं। अब उनके और हिट टीम के बीच तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। दोनों किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पीछे से हिट टीम लगातार उन पर गोलियां चला रही थी। इसी दौरान एक गोली यूलिया को लग जाती है। चार्ल्स पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह उसे सुरक्षित जगह तक ले जाए, लेकिन इससे पहले कि वह उसकी जान बचा पाता, यूलिया उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। अब चार्ल्स बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके साथ देने वाला कोई नहीं बचा था। यूलिया की मौत के बाद चार्ल्स उसका मोबाइल और उसका निजी अकाउंट इस्तेमाल करता है। फिर वह अपने अगले निशाने एलिस नाम के तीसरे आतंकवादी से संपर्क करने की तैयारी शुरू कर देता है। अब चार्ल्स का अगला निशाना था एलिस। एलिस एक आतंकवादी था जो अपने मिशन के लिए गैर कानूनी हथियार खरीदता था। चार्ल्स ने उसे पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाई। इस बार वह खुद एक हथियार बेचने वाले का नकली रोल निभाने वाला था। चार्ल्स ने एलिस से संपर्क किया और उसे बताया कि उसके पास बहुत अच्छे हथियार हैं। उसने मिलने की जगह रोमानिया की एक पुरानी और सुनसान इमारत तय की। एलिस सौदा करने के लिए तैयार हो गया। एलिस के आने से पहले चार्ल्स ने एक और चाल चली। उसने अपने चेहरे की तस्वीर का इस्तेमाल करके कई अलग अलग देशों में मौजूद लोगों की तस्वीरों पर अपना चेहरा लगा दिया। इससे ऐसा लगने लगा कि चार्ल्स एक ही समय में कई देशों में दिखाई दे रहा है। उधर मोरे और उसकी टीम चार्ल्स को ट्रैक कर रही थी, लेकिन जब उन्हें अलग अलग जगहों से चार्ल्स की लोकेशन मिलने लगी तो वे पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि असली चार्ल्स कहाँ है। यही मौका था जिसका चार्ल्स इंतजार कर रहा था। अब वह आराम से अपने मिशन पर ध्यान दे सकता था। कुछ देर बाद एलिस तय की हुई जगह पर पहुंच जाता है। चार्ल्स उसे एक बड़ा बॉक्स देता है और कहता है, पहले सामान चेक कर लो। एलिस जैसे ही बॉक्स खोलता है उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि चार्ल्स ने पहले से ही उस बॉक्स के अंदर बम और ट्रिगर लगा रखा था। अगर बॉक्स पूरी तरह बंद हो जाता तो बम तुरंत फट जाता। अब एलिस वहीं फंस चुका था। वो बॉक्स को छोड़ भी नहीं सकता था। चार्ल्स उसके सामने आता है और पहले की तरह सिर्फ एक सवाल पूछता है, मुझे अपने लीडर का नाम और उसका ठिकाना बता दो। एलिस समझ चुका था कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी मौत तय है, इसलिए इस बार उसने ज्यादा जिद नहीं की। उसने तुरंत अपने लीडर की पूरी जानकारी चार्ल्स को दे दी। चार्ल्स को अब वही मिल चुका था जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन सवाल ये था अब एलिस का क्या होगा। और तभी जोरदार धमाका होता है। एलिस वहीं मारा जाता है। अब चार्ल्स अपनी पत्नी की मौत में शामिल तीनों आतंकवादियों को खत्म कर चुका था। अब सिर्फ एक आखिरी आदमी बचा था, उन सबका लीडर, वही जिसने सारा को गोली मारी थी। एलिस से मिली जानकारी के अनुसार वह लीडर अक्सर रूस के समुद्र में एक खास जहाज पर सफर करता था। चार्ल्स कई दिनों तक अलग अलग बंदरगाहों पर जाकर उस जहाज के बारे में जानकारी जुटाता रहता है। कई दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उसे वह जहाज मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाला होता है, अचानक पीछे से दो आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वे चार्ल्स को बुरी तरह पीटते हैं, फिर उसे घसीटकर जहाज के अंदर ले जाते हैं। वहीं पहली बार चार्ल्स की मुलाकात उस आतंकवादी लीडर से होती है। यही वह आदमी था जिसने उसकी पत्नी सारा को गोली मारी थी। लीडर बिल्कुल शांत होकर चार्ल्स से बात करता है। वह कहता है, मेरा तुम्हारी पत्नी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। उस दिन पुलिस ने हमें घेर लिया था, इसलिए बचने के लिए मुझे किसी एक को गोली मारनी पड़ी। बस तुम्हारी पत्नी गलत समय पर गलत जगह पर थी। इसके बाद लीडर एक और बात बताता है। उसे पहले से पता था कि उसके तीनों साथी मारे जा चुके हैं। उसने उनकी मौत की पूरी जांच भी करवाई थी। जांच के बाद उसे एक बात समझ आ गई, चार्ल्स असली किलर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वह लोगों को इस तरह घुमा फिराकर नहीं मारता, वह सीधे गोली चला देता। लीडर चार्ल्स का मजाक उड़ाने लगता है। वह एक पिस्तौल उठाता है, उसमें गोली भरता है, फिर पिस्तौल चार्ल्स के हाथ में देकर कहता है, लो, अगर सच में बदला लेना है तो मुझे गोली मारो। असल में वह चार्ल्स को कायर साबित करना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि चार्ल्स ट्रिगर नहीं दबा पाएगा, और वही होता है। चार्ल्स कुछ सेकंड तक पिस्तौल को देखता है, फिर बिना गोली चलाए वह पिस्तौल वापस लीडर को दे देता है। उसके बाद वह चुपचाप बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, और सच में उसकी पूरी योजना पहले से तैयार थी। चार्ल्स पहले ही अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को सारे सबूत भेज चुका था। अब पुलिस के पास आतंकवादी लीडर के खिलाफ पूरा सबूत था। कुछ ही समय बाद उसका पूरा खेल खत्म हो जाता है। उसकी गवाही के आधार पर एक और बड़ा खुलासा होता है। CIA के डायरेक्टर मोरे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर इंसानियत के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगता है। जांच में पता चलता है कि उसके आदेशों की वजह से हजारों बेगुनाह लोगों की जान गई थी। इस तरह चार्ल्स ने सिर्फ अपनी पत्नी के कातिलों से बदला ही नहीं लिया, बल्कि उन लोगों को भी बेनकाब कर दिया जो पर्दे के पीछे बैठकर यह सब चला रहे थे। अपना मिशन पूरा करने के बाद चार्ल्स सारा की कब्र पर जाता है। वह वहां चुपचाप खड़ा होकर उसे याद करता है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक बार फिर अपने मेंटोर से होती है। मेंटोर चार्ल्स की तारीफ करता है। वह बताता है कि उसने चार्ल्स को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे पहले से पता था कि मोरे और उसके बड़े अधिकारी भ्रष्ट हैं। उसे मालूम था कि चार्ल्स सही काम कर रहा है, इसलिए उसने हमेशा उसकी मदद की। आखिर में चार्ल्स और सारा का एक पुराना
पुराना सपना याद आता है। दोनों मिलकर एक दिन अपने बनाए हुए छोटे हवाई जहाज से उड़ना चाहते थे। अब सारा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन चार्ल्स उसी सपने को पूरा करने का फैसला करता है। वह नई जिंदगी शुरू करने का निर्णय लेता है, अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। और इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और शानदार और रोमांचक कहानी के साथ।